हम ये पढ़ाने वाले हैं आपको, ठीक है। सो यहां पे ध्यान से देखना। देखो यार, अपन बहुत ज्यादा डीप में जाके नहीं पढ़ने वाले हैं, बहुत ज्यादा घुस के डीप में जाके नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इस चैप्टर का अगर आपको डीप में पढ़ना है तो मैं इस चैप्टर के छोटे छोटे टॉपिक्स वाइज में बकायदा बहुत डिटेल में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। प्लेलिस्ट बन चुकी है, आप चेकआउट कर सकते हो। मोशन क्लास 9th करोगे ना, एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी हमारे चैनल पे, आप देख लो, बहुत सारे लेक्चर्स डले हैं, छोटे छोटे टॉपिक को मैंने डिटेल में डिस्कस किया। क्योंकि ये वन शॉट वीडियो रहने वाला है, अपन कम से कम टाइम में मैक्सिमम चीजें कवर करने की कोशिश कर रहे होंगे, ठीक है। तो यार बिल्कुल लेट नहीं करते हैं, चलते हैं। तो शुरुआत करेंगे इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन से कि सर हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। थोड़ी बहुत तो आइडिया होगा ही, कितनी भी छुट्टी मनाए होगा, थोड़ा बहुत चैप्टर का नाम तो याद ही होगा, पढ़ ही लिया होगा, है ना। सो यार देखो यार, जब भी आपकी बॉडी मोशन करती है, मतलब मूव करती है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दुनिया में जो भी चीजें हो रही है ना, टाइम के रिप्रेजेंट में होती है। बिना टाइम के दुनिया में कुछ भी नहीं है ना। तो अगर आप मूव कर रहे हो, है ना, तो हम टाइम देखेंगे ना। टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे आप कितनी दूरी ट्रेवल किए, है ना। मान लो कि t इज इक्वल टू 5 सेकेंड में तुम स्लो स्लो जा रहे थे, अचानक तुम्हारे अंदर तुम पावर आ गया और तुम फिर t इज इक्वल टू आने वाले 3 सेकेंड में तुम कुछ ज्यादा ही चल डाले, है ना। तो टाइम पे डिपेंड करता है चीजें, क्लियर है। सो यहां पे बात करेंगे एवरीडे लाइफ की, बात करते हैं, ठीक है। तो एवरीडे लाइफ में आपने ऐसा बहुत चीज देखा होगा जो मोशन में होगा और वो रेस्ट में भी होगा, ठीक है। अब बहुत डिटेल में अपन नहीं जानेंगे कि रेस्ट क्या होता है, आपको नाम से समझ में आ गया। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है यानी वो रेस्ट में है ना, अगर मोशन में है यानी मोशन है। बर्ड फ्लाई, फिश स्विम, ब्लड फ्लो थ्रू वेन्स एंड आर्टरीज एंड कार मूव, एटम मॉलिक्यूल, प्लैनेट, स्टार एंड गैलेक्सी और ऑल इन मोशन, ये तो पता ही है ना। बहुत बच्चों को डाउट होता है, अगर उनसे कभी कोई टीचर पूछता है ना कि रेस्ट क्या है, सर हम रुके हैं तो रेस्ट है। अभी भैया ऐसे डेफिनेशन बताओगे, साइंस के स्टूडेंट हो, ऐसे डेफिनेशन बताओगे नहीं। तो कैसे डिफाइन किया जाए? अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज रेस्ट या व्हाट इज मोशन, तो आप कैसे इस चीज को डिफाइन करोगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो देखो यार, रेस्ट को कैसे डिफाइन किया जाता है कि अ बॉडी इज सेड टू बी रेस्ट इन स्टेट ऑफ रेस्ट व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। मान लो जैसे कि ये एक रोड है, यहां इस रोड पे मुझे एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत पड़ी। रेफरेंस पॉइंट क्या? ऐसा पॉइंट जिसको अपन मान के पूरी चीजें करने वाले। तो मान लो ये एक पेड़ है, ये कभी नहीं हिल सकता, बाकी दुनिया हिल जाए लेकिन ये पेड़ अपनी जगह पर ही रहेगा क्योंकि जमीन से फिक्स्ड है। अब आप ये हो, अगर मैं आपके और इस पेड़ के बीच में कितना डिस्टेंस है, मान लो 5 मीटर है। अब मैं टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे आपको देख रहा हूं, तब भी आप यही हो, और टाइम t इज इक्वल टू 10 सेकेंड बाद दिख रहा हूं, तब भी आप यही हो। टाइम t इज इक्वल टू 20 सेकेंड बाद दिख रहा हूं, तब भी आप यहीं पे हो डिस्टेंस। इसका मतलब क्या है? इस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये बॉडी बहुत देर से रेस्ट में है, यही डेफिनेशन कह रहा है। और वही मान लो टाइम 5 सेकंड पे 5 मीटर हो जाता, फिर हम टाइम t इज इक्वल टू 10 सेकंड पे देखते तो ये 3 मीटर हो जाता, फिर टाइम इज इक्वल टू 20 सेकंड पे देखते तो ये यहीं पहुंच जाता 0 मीटर। तो यहां पे टाइम के साथ का डिस्टेंस भी कम हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है? बॉडी मोशन में, यही होता है। तो चीजों को रेफरेंस पॉइंट से लेकर समझाओगे ना तो बहुत अच्छी तरीके से आप किसी चीज को डिफाइन कर पाओगे। सीधे रेस्ट मतलब कोई पूछ दे टीचर की व्हाट इज रेस्ट, सर हम तो रेस्ट में हैं। अबे कैसे रेस्ट में हो, है ना। सो मोशन, अ बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंज कंटिन्यूअसली विद रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट से उसकी पोजीशन अगर कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, इट मींस द बॉडी विल बी इन मोशन, ठीक है। चलो अब आगे देखेंगे मोशन कितने टाइप का होता है। सर्कुलेटरी मोशन होता है, लीनियर मोशन होता है, ऑक्सिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन होता है। अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो उसे अपन लीनियर मोशन कहते हैं। अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में इस तरीके से रोटेट कर रही है तो उसे सर्कुलेटरी मोशन कहते हैं। अगर कोई पेंडुलम कैसे काम करता है? अटैच रहता है, इस तरफ जाता है, फिर इस तरफ जाता है, फिर इस तरीके से पेंडुलम अब टू एंड फ्रो मोशन, ऐसे टुइंग 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 टुइंग, ये वाले मोशन को ऑक्सिलेटरी या वाइब्रेशन मोशन कहते हैं, ठीक है। एक ही पॉइंट पे अप डाउन करना, ठीक है। नाउ सर स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? देखो बच्चा लोग, यहां से एमसीक्यू बनता है स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी से। समझो जरा स्केलर क्वांटिटी को कैसे समझा जाए। इट इज द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ऑन मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। बहुत अच्छी तरीके से मैं समझा रहा हूं एक ही बार में, बस इससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं, एक ही बार में मैं समझाता हूं स्केलर क्वांटिटी और क्या होता है। जैसे मान लो एक बॉडी है, ये मान लो तुम हो, तुम मूव कर रहे हो, रोड पे चल रहे हो, किस स्पीड से? 5 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड किसकी यूनिट है? स्पीड की यूनिट है ना यार। तो 5 मीटर पर सेकेंड से आप चल रहे हो, तो ये जो 5 मीटर पर सेकेंड है ना, ये आपका मैग्नीट्यूड कहलाता है। इसे अपन मैग्नीट्यूड कहते हैं, यानी किसी भी चीज की वैल्यू।
और यही अगर मैं लिखूं कि ये जो बॉडी है ये किधर जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, तो ये क्या कहेगा, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन कहेंगे इसको। सॉरी, उल्टा लिख दिया, ईस्ट इधर न होता है, वेस्ट इधर नॉर्थ, इधर नीचे में साउथ होता है, यूनिवर्सल डायरेक्शन है। तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ईस्ट नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो अगर मैं लिखूं कि बंदा 5 मीटर पर सेकंड से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, तो 5 मीटर पर सेकंड क्या, इसे क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड कहते हैं। और ये नॉर्थ ईस्ट क्या हो गया, ये डायरेक्शन हो गया। ठीक है, तो अगर अपन स्पीड की बात करें, तो इस यहां पे क्या है, स्पीड की वैल्यू कितनी है, मैग्नीट्यूड 5 मीटर पर सेकंड, यानी क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी कहलाएगा। ये हुआ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड जो है, लाइक डिस्टेंस जो है, ये सब स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता ही नहीं। वहीं अगर कोई बॉडी का डिस्टेंस हो, वेलोसिटी हो, या जो भी चीजें हो, उसके मैग्नीट्यूड के साथ अगर उसको डायरेक्शन भी इंक्लूड कर दिया जाए, मतलब उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, देन ऐसे क्वांटिटी को अपन वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। एग्जाम्पल हो गया डिस्प्लेसमेंट, है ना, वेलोसिटी आर द एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। आगे अपन और डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी स्पीड नहीं समझ में आ रहा होगा, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस अभी डिस्कस करेंगे, तो डोंट वरी, ठीक है, टेंशन लेने वाला बिल्कुल बात नहीं है। अपन एक एक चीज को डिस्कस करेंगे। ये कुछ स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल था। सीधे आप बोलना, अगर किसी ऐसी क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, उसे हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, और ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और साथ ही साथ डायरेक्शन भी हो, उसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। एग्जांपल पूछे वेक्टर क्वांटिटी का तो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी बता देना, स्केलर क्वांटिटी का पूछे तो डिस्टेंस स्पीड बता देना। एमसीक्यू क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि ऐसे चार चीज लिख के दे देगा, लाइक स्पीड लिख के दे देगा, वेलोसिटी लिख के दे देगा, डिस्प्लेसमेंट लिख के दे देगा, एक्सेलरेशन लिख के दे देगा, और पूछेगा इसमें से बताओ स्केलर क्वांटिटी कौन है। तो पता ही नहीं होगा आपको स्केलर और वेक्टर क्या होता, तो आप कैसे टिक मार पाओगे। तो देखा जाए तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, आपका ये एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड जो है ये स्केलर है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, और टिक करके आ जाना, सही हो गया। क्लियर है। चलो यार आगे चलते हैं, बहुत अपन ने टाइम वेस्ट कर लिया स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी पे। नाउ मूव ऑन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को जरा देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक क्या आएगा, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, ओके चलो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को जरा समझते हैं। देखो, द एक्चुअल पाथ, पहले एक डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद मैं समझाऊंगा, ठीक है, ध्यान देना। द एक्चुअल पाथ और लेंथ ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स जर्नी फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्टेंस। ठीक है, अच्छे से माइंड में भर लो। अब मैं इसको समझाता हूं विद द हेल्प ऑफ सम फिगर्स। ओके, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ये आपका घर है, ये प्यारा सा आपका घर है ना, और ये सरकार ने आपके लिए रोड बनाया है, ये गवर्नमेंट द्वारा बनाया हुआ आपके कॉलोनी से ये रोड जाता है, और ये आ गया आपका स्कूल, है ना। ये क्या है भाई, ये आपका स्कूल है। तो आप घर से निकले, और आप इधर गए, फिर इतना चले, फिर इतना चले, फिर इतना चले, फिर इतना चले, इतना चले, इतना चले, इतना चले, इतना चले, तब जाके आप पहुंचे। यानी अगर सब पूरा हर जॉइंट को अगर देख ले तो 10 ये 10 ये 10 मीटर 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 ये, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 10 इंटू 9 यानी 90 मीटर आपको चलना पड़ा। अगर सरकारी रोड से जाओगे अपनी स्कूल तो 90 मीटर चलोगे तब भैया अपने स्कूल पहुंचोगे। तो दैट इज द एक्चुअल पाथ, एक्चुअल लेंथ फ्रॉम यहां से स्टार्ट है, तो दिस इज इनिशियल पॉइंट, दिस इज इनिशियल पॉइंट, और कहां एंड की हो ये, तो ये आपका फाइनल पॉइंट हो जाएगा, ये आपका फाइनल पॉइंट हो जाएगा। तो इनिशियल से फाइनल पॉइंट जाने के लिए तुमने एक्चुअल पाथ जो था, एक्चुअल लेंथ ट्रेवल किया, उसे ही अपन डिस्टेंस कहते हैं। सो 90 मीटर इज अ डिस्टेंस, कहां से कहां तक, आपके घर से आपके स्कूल तक। बट यहीं पे अगर कोई बदमाश बच्चा हुआ आप लोग की तरह, नहीं सब नहीं होते, कुछ परसेंट आप लोग में से कोई बड़ा खुरपाती बच्चा है जिसको मतलब चुल मची रहती है, उसको समझ लो ऐसा, वो क्या करेगा भाई यार, वो क्या होता है कि 8:30 बजे स्कूल का टाइम है ना, तो 8:25 पे भैया वो तैयार होकर घर से निकलता है, चुलबुल पांडे। तो वो क्या करेगा, वो सरकार से बनी हुई रोड नहीं, ये क्या करेगा, डायरेक्ट छलांग मारेगा यहाँ पड़ोसी छत पे, पड़ोसी के छत पे, पड़ोसी के छत पे, और सीधे ऐसे पहुंच जाएगा। ये जंगल जंगल, नदी तालाब जंगल फांदते हुए पहुंच गया इसको।
तो खुद ही सोचो, 8:30 एकदम मस्त, एकदम 8:25 पे उठा और 8:30 पे पहुंच गया अपने स्कूल, शॉर्टकट रास्ता। तो दैट शॉर्टकट जो उसने अपनाया है ना, देखा जाए तो आपने 90, अगर इस शॉर्टकट को अगर आप कैलकुलेट करके निकालोगे तो हो सकता है ये 40 मीटर नहीं निकले। तो दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट, दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट। तो आप डिस्प्लेसमेंट को ऐसे समझ लो, शॉर्टकट रास्ते को ही डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, या फिर द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, है ना, 2 पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता जो होता है उसे अपन डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, एंड द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस और द एक्चुअल डिस्टेंस दैट इज फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट इज नोन एज डिस्टेंस। तो क्लियर हो गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस है तो भाई डिस्टेंस का कोई डायरेक्शन, भाई इसको तो जाना है ऐसे 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 करते हुए वो पहुंचेगा। तो डिस्टेंस क्या है, इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड, इट इज 90 मीटर। सो डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी। और वहीं ये जो बंदा है, ये बंदा किस डायरेक्शन में जा रहा है, देख रहे हो, ये इस सीधे सीधे सीधे, है ना, देखा जाए तो मान लेते ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, 40 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में गया और पहुंच गया स्कूल। तो 40 मीटर इज मैग्नीट्यूड और ईस्ट इज द डायरेक्शन। सो हियर displacement have two quantity, that is magnitude and direction, so displacement is a vector quantity। क्लियर हो गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। आई होप इससे ज्यादा नहीं समझाना होगा। एक और बड़े अच्छे से एग्जांपल से समझाया जा सकता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को आप बहुत अच्छे से, जैसे ये, अब मान लो ये पॉइंट ए से मैंने स्टार्ट किया चलना, पॉइंट ए से स्टार्ट किया, ये पूरे सर्कल के मैंने एक्चुअल पाथ इस तरीके से ट्रेवल किया, मुझे पॉइंट बी पे जाना था, है ना, मान लेते हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना है। तो हमारे पास 2 रास्ता है। एक रास्ता कैसे है कि मैं जो एक्चुअल पाथ है इस तरीके से ट्रेवल करते हुए जाऊं, ए से बी इस तरीके से जाऊं, तो ये हमारा लॉन्ग डिस्टेंस कहलाएगा। सो दिस इज द डिस्टेंस, दिस इज डिस्टेंस कहलाएगा। कितना कहलाएगा, सर्कल का ये हाफ, पूरा सर्कल का पूरा क्या होता है, सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होता है ना। तुम तो हाफ ही चल रहे हो, कितना चलोगे तुम, पाई आर। तो डिस्टेंस की वैल्यू हो गई पाई आर। और वहीं मैं बोलूं अगर आपको डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो आप ए से बी जाने का दूसरा रास्ता है कि भाई आप सीधे सीधे ये ऐसे चल जाओ, ये, तो दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट। ये क्या कहलाएगा, आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, क्योंकि आपने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्ट्रेट चल गया और अपने पॉइंट बी पे पहुंच गए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और ये कितना हो जाएगा, इतना आर, आर, ये डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2r। एंड डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन डिस्टेंस। ठीक है, क्लियर हो गया ना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। इससे ज्यादा तो यार देखो, अगर पढ़ना है तो डिटेल वाले वीडियो में जाके पढ़ो, अदरवाइज काफी है आपके लिए इतना। आगे चलें, लो भाई वीडियो ही अटक जा रही है मेरी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सो देखो, डिफरेंशिएशन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन क्या है। तो डिस्टेंस सबसे पहले लेंथ और एक्चुअल जो पाथ ट्रेवल करते हो उसको डिस्टेंस कहते हैं, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। स्केलर क्वांटिटी होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। इट रिमेन, ये हमेशा इसकी वैल्यू कभी 0 नहीं होती। थोड़ा भी अगर डिस्टेंस, आप थोड़ा भी अगर एक कदम भी आगे बढ़ाओगे तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किए ना, सो डिस्टेंस कभी 0 नहीं होता, ना ही नेगेटिव होता है, हमेशा प्लस में ही रहता है। डिस्प्लेसमेंट आपका माइनस, प्लस, कुछ 0, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे अगर मान लो यहां ए पॉइंट से मैंने स्टार्ट किया और ए पे ही आकर खत्म कर दिया, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट तो एक ही है, तो क्या निकल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा ना, लाइक दैट। डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है लीनियर जब स्ट्रेट पाथ पे चलोगे, बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल टू डिस्टेंस और इट्स लेस देन डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट जो है डिस्टेंस के बराबर हो सकता है ना, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट इज sometime equal to distance or always less than distance। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब जैसे देखो एक क्वेश्चन है, एग्जांपल आ जाता है कि अब बॉडी ट्रेवल इन सेमी सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 10 मीटर। एक रेडियस 10 मीटर है, सेमी सर्कुलर पाथ है, स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए से बी तक जाना है। कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अभी मैंने बताया अगर ये सेमी सर्कुलर है तो सेमी सर्कल, ये पूरे सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना होता है, 2 पाई आर। तो सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा, ए से बी जाने का एक तो ये रास्ता है और ये क्या कहलाएगा, ये डिस्टेंस कहलाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, पूरा सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई आर। तो हाफ सर्कम, सेमी सर्कल का ये कितना हो जाएगा, 2 पाई आर का हाफ, डेट इज पाई आर। रेडियस है 10, तो पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 10, ये आ गया 31.4 मीटर। ये आपका डिस्टेंस आ जाएगा। वहीं डिस्प्लेसमेंट, ए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए से बी जाने का, डेट इज दिस, ये 10 और ये रेडियस 10, 10 10 20, तो डिस्प्लेसमेंट आ गया आपका, डेट इज 20 मीटर।
ठीक है, चलो आगे चलते हैं। बहुत हो गया, ये सब क्वेश्चन अपन डिटेल वाले लेक्चर में देखेंगे। वैसे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से। एमसीक्यू में दे सकता है, डायग्राम दे के क्वेश्चन पूछ सकता है यहां से, इस टॉपिक से। कैसे पूछ सकता है सर? देखो क्या होता है कि मान लो इसमें कुछ कंडीशंस बनते हैं। मान लो कि आप यहां पे हो, इस पाथ पे आप खड़े हो, यहां से आपको कहां पे जाना है? ए पे जाना है। तो आप यहां से गए और ए पे पहुंच गए, तो क्या डिस्टेंस हुआ? डिस्टेंस कितना चले आप? कितना डिस्टेंस चले बताओ भाई? यहां से यहां तक 0, 5, 60 मीटर, आपने 60 मीटर डिस्टेंस चला। और डिस्प्लेसमेंट कितना चला? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट। तो यहां से यहां तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? वही होगा। सो हियर इन फर्स्ट केस द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट वैल्यू विल बी सेम, 60 मीटर। अब मान लो ये बंदा यहां से यहां गया, उसके बाद फिर ये बी पॉइंट पे आ गया, बी पॉइंट पे आ गया, अब यहां पे आके रुका हुआ। इस केस में डिस्टेंस कितना हो जाएगा? इस केस में डिस्टेंस कितना हो जाएगा? यहां से यहां तक कितना चला? 60 और फिर 35। तो 60, ये 5, 10, 15, 20, 25, 60, 70, 80, 85 मीटर चला इसमें। वहीं हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या निकल जाएगा इस केस में? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल इनिशियल एंड फाइनल। इनिशियल पॉइंट ये था, फाइनल पॉइंट ये था। तो 35 फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन कहां पे रुका है? 35 पे रुका है। इनिशियल क्या है? 0 है। तो डिस्प्लेसमेंट आ गया 35। तो देखा, इस केस में डिस्प्लेसमेंट कम हो गया। इस तरीके से एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ध्यान से आप रखना, तभी कर पाओ। आगे चले। नाउ बच्चा लोग यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन को समझते हैं, है ना। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है कि व्हेन अ बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन, है ना। जैसे मैं एक टेबल बना के बता रहा हूं, ये टेबल मैंने बनाया। एक तरफ लिखता हूं क्या? डिस्टेंस लिखता, एक तरफ टाइम लिखता हूं, मैं इधर लिखता हूं टाइम और इधर लिखता हूं डिस्टेंस, लाइक दिस, है ना। और ये बनाता हूं इस तरीके से डब्बा। तो टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे इसने चला, कितना चला? 2 मीटर चला। टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे इसने मान लो 4 मीटर चला। टाइम t इज इक्वल टू 3 सेकेंड में फिर 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला, 2 मीटर। तो अगर तुम देखो ध्यान से, यहां पे इन ये T1 हो गया, ये T2 हो गया, ये T3 हो गया। उसी तरीके से ये क्या हो गया? S1, ये हो गया S2 और ये हो गया S3। डिस्टेंस को S से डिनोट करते हैं, ठीक है, टाइम को T से। तो देखो इन दोनों के बीच का अगर तुम डिफरेंस निकालोगे, यानी माइनस करोगे, T2 माइनस T1 करोगे, तो यहां पे कितना निकलेगा? 2 माइनस 1, 1। उसी तरीके से इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालोगे, इसका मतलब क्या? T3 माइनस T2 करोगे तो 3 माइनस 2, 1। तो यहां पे क्या समझ में आ रहा है कि टाइम जो है, टाइम का जो बीच के इंटरवल है वो सेम है, कितना? 1, 1 का। नाउ डिस्टेंस देखा जाए इन दोनों के बीच का, देखो S2 माइनस S1, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। इन दोनों के बीच का देखो S3 माइनस S2 इज इक्वल टू कितना? सॉरी, ये 4 मीटर के बाद 2 चलेगा तो 6 मीटर होगा ना, तो 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। इधर भी तो देखो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे इक्वल डिस्टेंस चल रहा है, मतलब हर एक सेकंड में बंदा 2 मीटर चल रहा है। हर एक सेकंड में बंदा 2 मीटर चल रहा है। दैट टाइप ऑफ मोशन इज यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम इंटरवल ऑफ डिस्टेंस अगर बॉडी ट्रेवल कर रही है, ऐसे मोशन को अपन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। और इसका ग्राफ इस तरीके से बनता है, लाइक दिस। मान लो फर्स्ट सेकंड में बंदा ने 2 चला, ठीक है, फिर अगले सेकंड में बंदे ने 4 चला, अगले सेकंड में बंदे ने 6 चला। तो इनके पॉइंट्स को इस तरीके से जोड़ो, इस तरीके से, है ना। तो ये पॉइंट मिलेगा, ये पॉइंट मिलेगा, ये पॉइंट मिलेगा, इनको इस तरीके से ज्वाइन करोगे तो ये इस तरीके का ग्राफ बन जाएगा। अब एमसीक्यू क्वेश्चन यहां से सीधे पूछा जाता है। कैसे पूछेगा? ऐसा ग्राफ दे देगा और पूछेगा इसमें से ग्राफ देख के बताओ कि यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कौन सा है। तो भैया यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ ऐसा होता है, मिटा दे रहा हूं, सब कुछ देख लो, एकदम आंख में बांध लो, इस तरीके का ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन का होता है, ठीक है। ध्यान देना, यहां पे किसके बीच में बात हो रहा है? डिस्टेंस और टाइम के बीच में, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में है नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है। इन दिस टाइप ऑफ मोशन द बॉडी विल ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल। टाइम तो इक्वल है, हर टाइम का जो इंटरवल है दैट इज सेम, बट द डिस्टेंस विल बी डिफरेंट।
ऐसे टाइप के मोशन को अपन नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। और इसकी वजह से जो ग्राफ बनता है कुछ इस तरीके का ग्राफ बनता है, नीचे से इस तरीके से कर्व जाएगा ऊपर की तरफ, इस तरीके का ग्राफ है ना, इस तरह कर्व टाइप का ग्राफ है ना। या तो ऐसे बन सकता है या तो इस तरीके से बन सकता है, लाइक दिस, इस तरीके से बन सकता है ना। तो दैट फिगर आर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर हो गया कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे अनइक्वल डिस्टेंस अगर कोई बॉडी ट्रेवल कर रही है देन ऐसे मोशन को नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। क्लियर। नॉन यूनिफॉर्म मोशन दो टाइप का होता है, एक होता है एक्सेलरेशन मोशन जिसका ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है। देखना, अब बोलोगे सर यूनिफॉर्म मोशन का भी ग्राफ इसी तरीके, भैया देखो यूनिफॉर्म मोशन में डिस्टेंस और टाइम का है, डिस्टेंस और टाइम का है तो यूनिफॉर्म मोशन, और वहीं वेलोसिटी और टाइम का आ जाएगा तो क्या कहलाएगा, एक्सेलरेटेड मोशन कहलाएगा, व्हेन मोशन ऑफ बॉडी इंक्रीज विथ टाइम। ठीक है, इस तरीके से तो ये आ जाएगा एक्सेलरेशन मोशन। और वहीं अगर कोई बॉडी ऊपर से, वेलोसिटी और टाइम में कोई बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है यानी ब्रेक लगा रही है, स्पीड क्या हो रहा है, देखो ये वेलोसिटी इधर नीचे नीचे आते जा रहा हो तो यानी स्पीड कम होते जा रहा है, और स्पीड कम होता, गाड़ी एकदम तेजी से चला रहे हो और स्पीड कम करो यानी एक्सेलरेटर कम कर रहे हो ना अपनी बाइक का, डी एक्सेलरेट कर रहे हो तभी तो आपकी स्पीड स्लो हो रही है, फिर जाके गाड़ी रुकेगी। तो अगर नीचे से ऊपर जा रहा है तो एक्सेलरेशन मोशन, और ऊपर से नीचे आ रहा है तो डी एक्सेलरेशन मोशन, और ये दोनों हमारे किसमें आते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। चलो आगे चलते हैं, आगे हैं स्पीड को समझते हैं। स्पीड क्या होता है, देखो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा लोग, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। कंफ्यूज मत होना, स्पीड और वेलोसिटी में टीचर लोग कंफ्यूज करने के लिए पूछते हैं कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या अंतर है। देयर विल बी अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। क्या सर, अभी रुक जाओ जरा, बताते हैं, सब्र करो, आगे आएगा ना। सो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड को v से डिनोट किया जाता है, डिस्टेंस को s से, और टाइम को t से डिनोट किया जाता है। ठीक है, यूनिट क्या होता है स्पीड का, तो देखो स्पीड की यूनिट कैसे निकालते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर, किलोमीटर, तो सबसे छोटी यूनिट मीटर, और टाइम का सेकंड, तो स्पीड की यूनिट क्या हो गई, मीटर पर सेकंड, है ना। डिवाइड में है तो मीटर पर सेकंड, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, जो नीचे में इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है। ठीक है, मीटर पर सेकंड को मीटर पर सेकंड इस तरीके से भी लिखा जाता है। तो वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड। क्लियर हो गया फॉर्मूला, सॉरी वेलोसिटी कह रहा हूं, स्पीड, और ओके, और ये हो गया ऐसा यूनिट बता दिया मैंने, मीटर पर सेकंड। ठीक है, और क्या जानना है, फॉर यूनिफॉर्म मोशन एवरेज स्पीड विल डिस्क्राइब वन सिंगल वैल्यू, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय। ओके, एवरेज स्पीड अगर पूछा जाए कि भाई कैलकुलेट करने को बोल दिया, मान लो एवरेज स्पीड निकालो, तो एवरेज स्पीड मतलब क्या होता है, एवरेज स्पीड मतलब एवरेज डिस्टेंस अपॉन एवरेज टाइम, सेम है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, अगर आगे एवरेज जोड़ दे रहा है तो एवरेज स्पीड इज एवरेज डिस्टेंस अपॉन एवरेज टाइम। अब ये होता क्या है सर, एवरेज स्पीड है, वैसे डिटेल में वीडियो बनाने का मन नहीं है, फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताते चलेंगे। एवरेज का बच्चा मतलब होता है कि मान लो आप अपने घर से निकले हो और आप अपने स्कूल जा रहे हो, बीच में मार्केट है, ब्रेकर आएगा, मोड़ आएगा, ठीक है, भीड़ आ जाएगा, कहीं शादी बैंड बजा जा रहा है, तो आप बाइक से एक ही स्पीड में तो नहीं पहुंच पाओगे ना, कहीं ब्रेकर आ गया तो स्पीड स्लो करोगे, है ना, फिर कभी स्पीड बढ़ाओगे, खाली रोड मिल गया तो, है ना, फिर सामने मार्केट आ गया तो स्पीड स्लो करोगे। तो अगर यहां पे जब तुम पहुंचे तो यहां से तुम, आपका टीचर पूछता है कि बेटा तुम कितनी स्पीड से आ रहे हो, तो तुम क्या बता पाओगे, तुम्हारी स्पीड कभी 40 थी, कभी 30 थी, कभी 80 थी, तो तुम कैसे बता पाओगे। तो इन सबका एक एवरेज बता दो, मतलब तुम शुरू में 80 की स्पीड से निकले थे घर से, फिर कम हो गए, कितना हो गए, 40 हो गए, फिर 20 हो गए, फिर बीच में 80 हो गए, 60 हो गए मान लो, तो जितनी भी स्पीड तुमने जितनी बार बदला, उन सारी स्पीड्स को ऐड करके जितने बार 1 2 3 4 बार किया है, 4 से डिवाइड कर दो तो तुमको एवरेज स्पीड मिल जाएगा। इसी तरीके से एवरेज डिस्टेंस और इसी तरीके से एवरेज टाइम भी निकाला जाता है। ठीक है, हमें जब कोई एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं होता है ना, तो हम उसके आसपास की कोई वैल्यू ले लेते हैं, दैट इज द एवरेज। ठीक है, चलो देखो अगला क्वेश्चन, देखो एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ बॉडी इन मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर, दोनों में बताना है स्पीड को। इफ बॉडी ट्रेवल 40 किलोमीटर पर सेकंड इन 5 आवर्स में, तो ये 40 किलोमीटर पर सेकंड, सॉरी 40 किलोमीटर ये क्या है, ये किलोमीटर डिस्टेंस है, ये आपका डिस्टेंस है, और ये आवर्स यानी टाइम है। तो स्पीड निकालना, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है 40 किलोमीटर और टाइम है आपका 5 आवर, तो काट दो 8 किलोमीटर और नीचे पर आवर, है ना, ये किलोमीटर पर आवर में स्पीड की वैल्यू आ गई 8। अब बोला है मीटर पर सेकंड में भी निकालो,
तो देखो मीटर पर सेकंड में कैसे निकालेंगे, जो आपका स्पीड निकला है ना, जो स्पीड अभी कितना निकला है 8 किलोमीटर पर आवर में निकला है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो तो 8 किलोमीटर को 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो यहां पे 1000 लिख देते हैं, और आवर को सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 60 मिनट इंटू 60 सेकंड यानी 3600 से आपको करना पड़ेगा। इसको करोगे तो इसको कट पिट कर दोगे तो ये आ जाएगा 5/18 है ना, और इसको सॉल्व करोगे तो आपकी आ जाएगी 2.22 के आसपास मीटर पर सेकंड में आपकी स्पीड आ जाएगी। तो ये देखो कितने आसानी से हमने मीटर पर सेकंड में निकाल लिया। देखो जब भी तुमको किलोमीटर पर आवर में कोई दिया हो, लाइक देख लो 5 किलोमीटर पर आवर बोल दिया, इसको मीटर पर सेकंड में बताओ, तो सबसे अच्छा तरीका 5 में आप आंख बंद करके 5/18 को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो 5/18 को, है ना। अगर 3 मीटर का पूछे तो 3 में 5/18 को मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। सबसे बेस्ट तरीका, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। वेलोसिटी, सर वेलोसिटी क्या होता है? तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, देखो बच्चा लोग, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। हमने स्पीड में देखा था, हमने स्पीड का पढ़ा था बच्चा लोग, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है, तो यार स्पीड जो है ना वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, सॉरी स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि स्पीड के साथ क्या है, डिस्टेंस है, और डिस्टेंस इज ऑल्सो ए स्केलर क्वांटिटी। वहीं वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो वेलोसिटी के पास डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, Therefore, velocity is also a vector quantity। तो स्लाइट डिफरेंस है स्पीड और वेलोसिटी के बीच में। स्पीड के साथ डिस्टेंस अपॉन टाइम आता है, और वहीं वेलोसिटी के साथ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आता है, ठीक है। चलो वेलोसिटी क्लियर हो गया। यूनिट क्या आएगी सर? यूनिट सेम, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट सेम होती है। सो स्पीड और जो वेलोसिटी है दोनों की जो एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड यही होती है, ठीक है। चलो क्लियर हो गया ना स्पीड, आगे चलते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस है अपन एमसीक्यू सेशन में डिस्कस करेंगे। नाउ एक्सीलरेशन की बात करते हैं। एक्सीलरेशन क्या होता है सर? एक्सीलरेशन का मतलब होता है बच्चा लोग, एक्सीलरेशन का मतलब होता है, एक्सीलरेशन इज सीन इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ही तुमको एक्सीलरेशन देखने को मिलेगा। कभी गाड़ी को एक्सेलरेट कर दिए, कभी स्लो कर दिए, कभी एक्सेलरेट कर दिए, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन, टाइम के साथ स्पीड अप डाउन हो रही है ना, सो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में मिलेगा। इट कैन डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम, है ना। जब भी ऐसा कहीं लिख के आए किसी डेफिनेशन में कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब है वेलोसिटी को, है ना, टाइम से डिवाइड कर रहा है, यही होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब। ऐसे ही कहीं फ्यूचर में आप पढ़ोगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क, है ना, कहीं पढ़ोगे तो वर्क का टाइम के साथ डिवीजन, जिसे पावर कहते हैं, आगे चल के पढ़ोगे, ठीक है। चलो यहां पे तो मिटा दिया जाए। तो जब भी ऐसा कहीं डेफिनेशन आता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क, रेट ऑफ चेंज ऑफ कुछ भी, है ना, तो समझ लेना उसको टाइम के साथ उसकी डिवीजन किया जा रही है। सो एक्सेलरेशन का डेफिनेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन, सबसे छोटा डेफिनेशन। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड कर दो, तो दैट इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा इसकी? यूनिट क्या? वेलोसिटी का यूनिट अभी तुम पढ़ के आए हो, क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, डिवाइड में टाइम का सेकेंड, तो ये सेकेंड सेकेंड ये क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर पर, जिसको कैसे लिख सकते हैं? मीटर सेकेंड के ऊपर -2 लगा, जब भी कोई नीचे से ऊपर जाता है ना तो माइनस आ जाता है, लाइक इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है। सो स्पीड और वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना जोर देके ये चीज इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि एमसी के क्वेश्चन में ना यूनिट से लेके 100% जम के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और बच्चे कंफ्यूज होंगे, इसीलिए अच्छे से समझा रहा हूं, ठीक है। क्लियर हो गया? एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम, का मतलब एक और होता है कि एक्सेलरेशन, यानी इसको ए से डिनोट करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम।
यानी रेट ऑफ वेलोसिटी का चेंज होना, इनिशियल और फाइनल। तो अपन ऐसे लिखते हैं एक्सेलरेशन इज v माइनस यू अपॉन टी, ऐसे लिखते हैं, वेयर v क्या कहलाता है, फाइनल वेलोसिटी कहते हैं। ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी कितनी थी, उसमें से u यानी ऑब्जेक्ट की शुरू में कितनी वैल्यू थी, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, है ना। यही होता है ना रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का जो भी चेंज हुआ है ना, इनिशियल u से v पे गया है, तो हमेशा बड़े में से छोटा माइनस करेंगे ना, सो v माइनस यू अपॉन टाइम, दैट इज द एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। याद रहेगा अच्छे से। मूव ऑन करें आगे, चलो। अब यहां पे कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजें लिखा है, एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है हियर, है ना, इसलिए नेगेटिव हो सकती है। और एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर नेगेटिव आती है, अगर ज्यादातर प्लस ही आता है, अगर नेगेटिव आता है तब उसे एक्सेलरेशन ना कह के तुम उसे डी एक्सेलरेशन कहोगे। डी एक्सेलरेशन का मतलब गाड़ी रोक रहे हो, ब्रेक लगा रहे हो, स्लो कर रहे हो गाड़ी को। एक्सेलरेशन यानी स्पीड बढ़ाना, डी एक्सेलरेशन यानी एक्सेलरेटर कम कर रहे हो और धीरे धीरे स्लो हो रहे हो, ठीक है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव में आ रही है, इसका मतलब डी एक्सेलरेशन की बात किया जा रहा है, ठीक है। और अगर कहीं किसी क्वेश्चन में डी एक्सेलरेशन की बात कर रहा है और एक्सेलरेशन का यूनिट एक्सेलरेशन दिया है, तो चुपचाप गिवन में जब एक्सेलरेशन की वैल्यू लिखोगे तो माइनस लगा देना आगे, क्योंकि वो डी एक्सेलरेशन, ठीक है। चलो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, मोशन को ग्राफ से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं जरा इसको देख लेते हैं, है ना। यहां से एमसीक्यू क्वेश्चन कैसे बन सकता है, बन सकता है, बनने को तो बन सकता है। कैसे, सबसे पहले देखो हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ को समझते हैं। ये 3 ग्राफ दे देगा, ग्राफ से आपको बोलता देगा कि ग्राफ किस चीज का है ना, बताओ। तो देखो रेस्ट का है, मोशन का है, यूनिफॉर्म मोशन का है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का है। ग्राफ देके ऐसे पूछ सकता है आपसे, तो ग्राफ याद होगा, ग्राफ को समझ पाओगे तभी तो टिक मार पाओगे, है ना। तो देखो यहां इस ऑब्जेक्ट, देखो हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ रहे हैं, यानी डिस्टेंस और टाइम के बीच का ग्राफ। तो ये पहला जो ग्राफ दिख रहा है, पहला जो ग्राफ है, इसमें क्या आ रहा है कि ये डिस्टेंस एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन बनी है, यानी क्या यहां पे टाइम चेंज हो रहा है ना, तो टाइम की तरफ जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है, टाइम बदलता हुआ। टाइम शुरू में 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3, टाइम इसका बदल रहा है। बट जो डिस्टेंस है, मान लो यहां से यहां तक चला, 10 मीटर तक पहुंचा, उसके बाद वहीं रुक गया, है ना, बस टाइम बदल रहा है। तो अगर डिस्टेंस बदल नहीं रहा है, सिर्फ टाइम बीतता जा रहा है, इसका मतलब क्या है, तुम कहीं पे खड़े हो, तुम एक जगह पे कहीं रेस्ट में हो, तुम खड़े हो, है ना, तो अब टाइम तो रुकेगा नहीं, टाइम तो चलता रहेगा, तुम खड़े रहो चाहे चलो। तो तुम अगर यहां पे फिगर में क्या समझ में आ रहा है, एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से बनी हुई है, यानी यहां पे क्या रहा है कि डिस्टेंस तो यहीं पे फिक्स हो गया ना, डिस्टेंस ना कम हो रहा है, मतलब ना ज्यादा हो रहा है ना कम हो रहा है, बस एक ही जगह पे है। बट टाइम तो बदलता रहेगा, क्योंकि नेचर का यही रूल है, टाइम बदलेगा। तो इस फिगर को देख के डिस्टेंस नहीं बदल रहा है, सिर्फ टाइम बदल रहा है, इसका मतलब क्या, बॉडी रेस्ट में है, बॉडी मजे ले रही है एक जगह बैठ के, है ना। चलो, ये रेस्ट का ग्राफ है। अब इसको देखो, यहां पे क्या हो रहा है, हर सेकंड में बॉडी कितना, यहां पे 10 मीटर चली, फिर अगले सेकंड में 20 में से 10 गया, 10 मीटर फिर चली, अगले सेकंड में बॉडी फिर 10 चली, इस तरह 10 चल रही है हर सेकंड पे, है ना, इस तरीके से ग्राफ। तो ये जो ग्राफ है डिस्टेंस टाइम का, ये देख के ही समझ में आ रहा है, सेम इक्वल, इन दोनों के बीच में भी एक का इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, यानी ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है ना। और उसी तरीके से ये देखो, ये शुरू में ऐसे गया, फिर कम, फिर ज्यादा, फिर कम, फिर ज्यादा, इस तरीके से। तो आंख बंद करके नॉन यूनिफॉर्म टिक कर देना, है ना, ऐसा कुछ भी ऊपर नीचे दिखता है तो। चलो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बाद अब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ को देखते हैं। यहां पे हम वेलोसिटी और टाइम का देखेंगे, है ना। तो देखो यहां से क्या हुआ, यहां से शुरू में 0, शुरू में गाड़ी की स्पीड बढ़ी, वेलोसिटी बढ़ी 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 बढ़ी, यहां पे रुक गई वेलोसिटी। अब वेलोसिटी ना कम हो रही है गाड़ी की, ना वेलोसिटी ज्यादा हो रही है, बट टाइम बीतता जा रहा है, इसका मतलब बॉडी रेस्ट में। एकदम गलत। क्यों भाई? सर पिछले फिगर में तो आपने ऐसे ही बताया। अब एक गधा, पिछले फिगर में डिस्टेंस था, डिस्टेंस जब ना कम हो रहा ना ज्यादा हो रहा है, सिर्फ टाइम बीत रहा है, तो क्या कहेंगे, बॉडी रेस्ट में ही तो है, बैठे, अब मैं यहीं पे बैठा हूं अभी से लेके शाम तक, तो मैं क्या कहलाऊंगा, मोशन कहलाऊंगा क्या? मैं भी तो रेस्ट में हूं ना, मतलब अपने हाथ वाथ तो मेरा मोशन में। एक रेफरेंस पॉइंट जैसे ले लिया जाए, मैं अपने घर का दरवाजा ले लूं, तो उस दरवाजे से मेरे अभी देखो चाहे 4 घंटे बाद देखो, तब भी मैं यही चेयर पर बैठा हूं, तो रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में तो मैं तो रेस्ट में हूं ना, टाइम तो लेकिन बीत रहा ना, सुबह से शाम हो गई डिस्टेंस। बट यहां पे हम वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ बन रहे हैं। जरूरी नहीं है
वेलोसिटी यहां पे रुक गई है तो इसका मतलब गाड़ी, वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो का मतलब ये नहीं होता है कि बॉडी रेस्ट में है ना। वेलोसिटी इज इक्वल टू वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो का मतलब रेस्ट तो होता है, बट यहां पे देखो, यहां पे वेलोसिटी जीरो नहीं है, वेलोसिटी यहां मतलब शुरू में जीरो थी, फिर 20 मीटर पर सेकेंड हुई, फिर 30 हुई, फिर 40, मतलब क्या है, आपने गाड़ी की एक्सेलरेटर किया, फुल कर दिया, अब आपकी गाड़ी 40 मीटर पर सेकेंड से चल रही है लगातार, ना आप कम कर रहे हो एक्सेलरेटर ना ज्यादा कर रहे हो, एक ही एक्सेलरेटर आप मेंटेन करके रखे हो, गाड़ी आपकी एक ही स्पीड से भाग रही है और टाइम तो बीत ही रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बॉडी रेस्ट में, बॉडी कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। इसका मतलब ये है कि जो वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी बॉडी कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब ये नहीं है कि बॉडी रेस्ट में है, ये कभी मत समझना। वेलोसिटी कांस्टेंट है इसका मतलब ये हो सकता है कि बॉडी एक पर्टिकुलर स्पीड से चल रही है, लाइक 40 मीटर पर सेकेंड से कंटिन्यूअस चल रही है, दैट इज। सो ये ग्राफ जो है ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ है। वहीं ये देख लो वेलोसिटी और टाइम का, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म, ये देखो वेलोसिटी और टाइम, वेलोसिटी यहां पे है और इधर टाइम है, यानी वेलोसिटी अपॉन टाइम का ग्राफ है। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन हो रहा है, तो ये ग्राफ किसका है, एक्सेलरेशन का ग्राफ हो जाएगा, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यहां पे देखो वेलोसिटी कम ज्यादा हो रही है तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है कैलकुलेटिंग डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से किस तरीके से डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं, जरा ये करके बताइए। ये करके दिखाओ सर, ये करके दिखाओ। दिखा रहे हैं, रुको जरा। जैसे देखो यहां से ना एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है, कैसे, ये ग्राफ दे देगा और डिस्प्लेसमेंट की 4 वैल्यू दे देगी, बताओ कि क्या है डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, कैसे निकालेंगे ग्राफ से कैसे डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे। तो देखो पहले देखो फिगर किसका है, वेलोसिटी अपॉन टाइम का फिगर है, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम का फिगर है, ठीक है, वेलोसिटी अपॉन टाइम का फिगर है। वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाले सर, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाले, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम भी होता है, ये भी चीज पता है, ये भी तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये भी तो पता है। तो देखो यार यहाँ पे क्या करना है, ये मान लो फिगर दिया, फिगर पूछ रहा है कि ए से बी तक का कितना डिस्प्लेसमेंट है ये बताओ। तो करो क्या, ए जो पॉइंट ए है ना उसको नीचे की तरफ टाइम की तरफ इस तरीके से प्रोजेक्ट कर दो, और जो बी पॉइंट है उसको भी टाइम की तरफ नीचे प्रोजेक्ट कर दो। प्रोजेक्ट कर दिए तो एक क्लोज्ड एरिया बन गया, ये एक क्लोज्ड एरिया हो गया, ऑफ कोर्स क्लोज्ड एरिया। अब ये क्लोज्ड एरिया जो दिख रहा है ये कैसा दिख रहा है, ये रेक्टेंगल की तरह दिख रहा है ना, रेक्टेंगल की तरह दिख रहा है। और ये रेक्टेंगल की दिख रहा है तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ। तो इधर क्या, आप इसको लेंथ मान लो और आप इसको विड्थ मान लो। तो इधर लेंथ क्या है, यहां से यहां तक यानी 0 से लेके 40 तक का, तो रख दें लेंथ 40, और विड्थ कितना हो गया 6 से लेके 12 तक। 6 से 12 कितना चला है, यानी 12 माइनस 6 कर दो, समझ में आ जाएगा कितना चला है। तो 40 इंटू 6 है ना, तो ये आ गया 6 4 24, 240 मीटर इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी फ्रॉम ए से बी। कितना आसान था, कितने अच्छे तरीके से निकाले। इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछ दे तो कुछ नहीं कर, जिस हमेशा पूछेगा, ऐसे नहीं पूछ देगा, पूछेगा कि यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट बताओ, चाहे पॉइंट ए से पॉइंट बी का बताओ, ऐसे। तो ए से बी पूछेगा तो बस उसको टाइम की तरफ इस तरीके से प्रोजेक्ट कर दो, और जो आपको एरिया ये मिला, इसकी जो भी दिख रहा है, रेक्टेंगल स्क्वायर जो भी दिख रहा है, उसकी ट्रायंगल भी कभी कभी दिखता है, तो उसकी फॉर्मूला लगाओ, पढ़े हो ना मैथ्स में, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लगा दो, फॉर्मूला आंसर निकल आएगा, मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आगे चलते हैं। चलो अब ये देखो भाई ऐसा फिगर आ गया, तो क्या करेंगे, अब बोल दिया गया ए से लेके बी का, अब देखो ऐसा फिगर है वेलोसिटी और टाइम का, और बोला ए से बी के बीच में डिस्प्लेसमेंट निकालो। अब इसमें कैसे निकाले सर, तुम क्या करो, ए को नीचे प्रोजेक्ट कर दो इस तरीके से, बी को भी नीचे प्रोजेक्ट कर दो टाइम की तरफ, और ये जो एरिया मिल गया, इस एरिया को देखो ध्यान से, ये कैसा दिख रहा है, जाना पहचाना एरिया दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, चलो मैं पहचानवाता हूं। ठीक है, अगर मैं इस एरिया को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दूं तब तो जाना पहचाना दिखेगा ये एरिया। अगर इस एरिया को मैं यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर दूं इस तरीके से, दिख ही नहीं रहा होगा, कलर रेड ले लेते हैं, है ना, इस तरीके से, तो आपको अब समझ में आ रहा है। ऊपर क्या है, इसके ऊपर एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, और नीचे क्या दिख रहा है, नीचे आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा है। बस एरिया अगर डिस्प्लेसमेंट निकाला तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस
एरिया ऑफ जो रेक्टेंगल दिख रहा है उसकी एरिया, रेक्टेंगल की एरिया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड्थ, है ना। तो इधर हाफ बेस, बेस यानी ए से लेके सी तक का डिस्टेंस, देखो कितना है भाई, यहाँ पे है ही नहीं, ए से सी का डिस्टेंस यहाँ पे दिया नहीं। वैसे ग्राफ जब देगा ना तो उसमें वैल्यू लिख के देगा, है ना, इसमें दिया नहीं, बस आप पुट करो वैल्यू, सीधे आपकी आंसर आ जाएगी। ठीक है, चलो नाउ इक्वेशन ऑफ मोशन आते हैं। तो देखो यार, इस चैप्टर में आप मोशन चैप्टर पढ़ रहे हो, ये लास्ट टॉपिक है, खत्म है, चैप्टर बस खत्म ही है। देख रहे हो कितनी जल्दी चैप्टर को निपटा दिया, है ना। तो ये लास्ट टॉपिक है, इक्वेशन ऑफ मोशन। हम इस चैप्टर में 3 इक्वेशन पढ़ने वाले, मोशन के 3 इक्वेशन पढ़ेंगे। पहला जो मोशन का फर्स्ट इक्वेशन होता है, दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, है ना। दूसरा इक्वेशन होता है मोशन का s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। और तीसरा इक्वेशन होता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। बहुत बच्चों को लगता है कि सर कैसे याद होगा, बच्चा याद कर लो, करना तो पड़ेगा, है ना, याद करो। अब इसमें u क्या है, u है आपका इनिशियल वेलोसिटी, a है आपका यूनिफॉर्म मतलब एक्सेलरेशन जहां, है ना, t है टाइम, v है फाइनल वेलोसिटी, s है आपका डिस्टेंस, है ना। v तो पहला इक्वेशन कहता है फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सीलरेशन इनटू टाइम, ठीक है। दूसरा इक्वेशन कहता है मोशन का कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी मल्टीप्लाई विथ टाइम प्लस हाफ ऑफ एक्सीलरेशन मल्टीप्लाई ऑफ टाइम का स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन कहता है स्क्वायर ऑफ फाइनल वेलोसिटी माइनस स्क्वायर ऑफ इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्सीलरेशन एंड डिस्टेंस, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों इक्वेशन एकदम अच्छी तरीके से याद कर लो, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन जम के यहां से पूछे जाएंगे, ठीक है। फॉर्मूला याद रहेगा तो कर पाओगे, नहीं याद रहेगा तो बैंड बज जाए। सर कोई ट्रिक है? अबे 3 ही तो फॉर्मूला है, आंख बंद करके मैं बता दूंगा। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। 4 बार 5 बार लिख के पढ़ो या पेपर में कट करके जहां पे स्टाइल मारते हो ना, बाल वाल झाड़ते हो, चिपका दो, बस काम खत्म। 2 दिन में याद हो जाएगा फॉर्मूला, इतना आसान, ठीक है। चलो तो आगे चलते हैं। ओके, अब ये टॉपिक भी सीबीएसई वालों ने लिख के दिया है, डिराइविंग द इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकली। ग्राफिकली इसको क्या करो, डिराइव करके बताओ। यार मुझे ये समझ में नहीं आता है, एमसीक्यू वाले एग्जाम में डेरिवेशन क्यों पूछ रहे हो, है ना। क्वेश्चन बन सकता है क्या यहां से एमसीक्यू? मैं अभी कराऊंगा, कुछ देर बाद आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा, 1 घंटे बाद वीडियो आएगी इस चैप्टर की एमसीक्यू असर्शन रीजनिंग, आप देख लेना खुद ही इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं ना। चलो फिर भी अपन डेरिवेशन करेंगे, तो सबसे पहले अपन फर्स्ट इक्वेशन जो है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसको किस तरीके से ग्राफ से बनाया गया, ये फॉर्मूला किस तरीके से बनाया गया है ये देखते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, हर ग्राफ को तीनों इक्वेशन को फाइंड करने के लिए हम सेम ग्राफ यूज करेंगे, वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ, है ना। तो देखो यार, तीनों में सेम फिगर का हम यूज करेंगे, है ना। फर्स्ट इक्वेशन को फाइंड करने के लिए हम एक्सेलरेशन निकाल रहे होंगे, सेकेंड इक्वेशन को प्रूव करने के लिए हम एरिया, डुअल एरिया है, मतलब ऊपर ट्रायंगल है और नीचे रेक्टेंगल दिख रहा है ना, तो डुअल एरिया के हेल्प से हम सेकंड इक्वेशन निकाल लेंगे। और जो थर्ड इक्वेशन हमारा निकलेगा ये वाला v स्क्वायर, है ना, v स्क्वायर माइनस यू, ये वाला इक्वेशन, इसको अपन पूरा ट्रेपिज्म, ये पूरा एक ट्रेपिज्म की तरह दिख रहा है, ये पूरा एक ट्रेपिज्म की एरिया से निकाल लेंगे, इस तरीके से निकलेगा। तो देखो पहला वाला, तो पहला देखो यार, ग्राफ एक्सेलरेशन निकालते हैं। एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो देखो यहां से ए से लेके बी तक की, है ना, एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी क्या है? या ये रहा इनिशियल वेलोसिटी u, है ना, फाइनल वेलोसिटी v, इनिशियल वेलोसिटी u। तो क्या हो जाएगा? फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। फाइनल टाइम कितना है? t है, इनिशियल टाइम कितना है? 0 है, तो t माइनस 0। तो यहां से आ गया v माइनस यू अपॉन टी, ये t को उधर भेज दो तो ये आ जाएगा at इज इक्वल टू वी माइनस यू। इसको इधर उलट पलट कर दो तो v माइनस यू इज इक्वल टू at। लो भाई, हो गया डेरिवेशन, फर्स्ट इक्वेशन हो गया, इतना ही डिराइव करना था। ठीक है, चलो सेकेंड इक्वेशन कैसे करते हैं? सेकंड इक्वेशन कैसे किया जाए भाई? सेकंड इक्वेशन के लिए अपन अभी देखे थे, यहां पे देखो a से b तक का
ए से बी का अपन डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, है ना, ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। और अगर डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट, है ना, डिस्प्लेसमेंट, तो ए से बी तक को क्या करेंगे, ए को नीचे कर दो प्रोजेक्ट, बी को भी नीचे प्रोजेक्ट कर दो, और इसको इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर दे, तो ऊपर में एक ट्रायंगल दिख रहा है और नीचे एक रेक्टेंगल दिख रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ दैट रेक्टेंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाता है हाफ बेस इंटू हाइट प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, सॉरी एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। नाउ हाफ बेस, यहां ए से लेके यही है ना बेस, ट्रायंगल का ये बेस हो गया, ये ट्रायंगल का हाइट हो गया, तो बेस क्या है यहां से ए से लेके डी तक का बेस क्या हो जाएगा, t माइनस 0 इज बेस। तो लिख दे t माइनस 0, ये हो गया बेस इंटू हाइट। हाइट कहां है भाई, यहां से लेके यहां तक का, तो फाइनल क्या है, बड़ा में से छोटा माइनस कर दो, v में से u, तो हाइट हो गया v माइनस u प्लस लेंथ। अब ये जो ये है इसका लेंथ यहां से यहां तक का t माइनस 0 इंटू ब्रेड्थ, ब्रेड्थ यानी ये, तो यहां 0 है यहां u है, u माइनस 0, यानी ये डिस्प्लेसमेंट s, तो s इज इक्वल टू हाफ, ये आ जाएगा तुम्हारा क्या, हाफ, और है ना, हाफ इंटू टी इंटू वी माइनस यू प्लस ये क्या आ जाएगा, u माइनस 0 इज u, t माइनस 0 इज t, ut। नाउ एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी, तो t को इधर भेज देते, v माइनस यू इज इक्वल टू at हो जाएगा, यहां पे लिख दें, तो s इज इक्वल टू हाफ इंटू टी इंटू वी माइनस यू की जगह पे लिख देते हैं at प्लस ut। तो यहां से s क्या आ गया, ut को इधर कर दे, ut प्लस हाफ, ये 2t है, मल्टीप्लाई हो जाएगा at स्क्वायर। लो भाई काम तमाम, बस इतना ही। चलो चलते हैं, थर्ड इक्वेशन जो है हमारा, इट इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इसको जरा देखते हैं कैसे प्रूव होगा। तो इसमें डायरेक्ट एक ही बार में पूरे का एरिया निकाल लेंगे, क्योंकि ये ट्रेपेजियम की तरह दिख रहा है, ट्रेपेजियम का एरिया लगा लेते हैं डायरेक्ट। ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, दैट इज सम ऑफ पैरेलल साइड, है ना, हाफ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, है ना, एरिया ट्रेपेजियम बना देते हैं इस तरीके से, है ना, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। तो यहां पे क्या है, ये और ये पैरेलल साइड है ना, तो सम ऑफ पैरेलल साइड यानी OA प्लस इधर क्या है BC इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू बेस, इट इज OC, है ना। तो यहां पे रख दें एरिया यहां पे एरिया, अगर तुम एरिया निकाल रहे हो, पूरे का एरिया निकाल रहे हो, यानी क्या निकाल रहे हो, डिस्प्लेसमेंट ही निकाल रहे हो, इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट है, तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हाफ OA प्लस BC इंटू OC। तो S इज इक्वल टू हाफ OA, है ना, मिटाता हूं थोड़ा, जरा ग्राफ काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गया, इसको मिटाया जाए, है ना, हाफ OA कहां है भाई, ये रहा O और ये रहा U माइनस 0 यानी U प्लस BC कितना है भाई, BC, V माइनस 0 यानी V इंटू OC, ठीक है ना। OC क्या है भाई, ये रहा OC, T माइनस 0, तो T। तो यहां से S का फॉर्मूला आ गया, हट जाता हूं मैं, अभी दिखेगा U प्लस V अपॉन 2 और इधर इंटू में, है ना, इसी तरीके से है, ओके ना। अब क्या करते हैं, देखो ध्यान से, इस t को क्या लिख सकते हैं, ये जो अकेला t यहां कोने में दिख रहा है, इसको क्या लिख सकते हैं, देखो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है v माइनस यू अपॉन टी। तो इस t को इधर करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, v माइनस यू, ये एक्सेलरेशन इधर आ जाएगा, ये t डिवाइड में था तो इधर इंटू में चला गया, a इंटू में था तो इधर आ गया, इस तरीके से हो जाएगा। तो t की जगह पे लिख सकते हैं अपन u प्लस वी अपॉन 2 ये, और t की जगह पे लिख देते हैं v माइनस यू अपॉन a। तो ये 2a इधर डिवाइड में तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2as हो जाएगा, और इधर u प्लस v, और इधर क्या है आपका v माइनस u। तो ये 2as इज इक्वल टू क्या, a प्लस b, a माइनस b लगा लो डायरेक्ट, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, है ना, सॉल्व। बस इतना ही से करना था, ठीक है, हो गया डेरिवेशन।
पता नहीं कहां से इसमें से किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसका जो न्यूमेरिक जो फॉर्मूला है ना, फॉर्मूले से ही क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे और सॉल्व करके फॉर्मूला लगा के टिक करना पड़ेगा, है ना, डेरिवेशन से नहीं आने वाला। नाउ लास्ट टॉपिक है दैट इज सर्कुलर मोशन और चैप्टर खत्म। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है, देखो क्या हो। नाउ इफ एन ऑब्जेक्ट मूव इन अ कांस्टेंट वेलोसिटी along a circular path, the change in velocity occurs due to change in direction. Therefore, not constant velocity. It's if an object move in a constant speed. मान लो एक बॉडी है ना, आप एक पत्थर ले लो, इस तरीके से घुमाओ, आप एक पर्टिकुलर कांस्टेंट स्पीड से आप उस पत्थर को इस तरीके से पत्थर ले लो, रस्सी में बांध लो और उसको ऐसे घुमाओ, तो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से, मतलब सॉरी कांस्टेंट स्पीड से, है ना, कांस्टेंट स्पीड से आप उस पत्थर को इस तरीके से रोटेट कर रहे हो, है ना, कांस्टेंट। अब यहां कांस्टेंट, ठीक है, मान लिया स्पीड कांस्टेंट है, बट स्पीड कांस्टेंट है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो जाएगा। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा इस केस में। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो यार, हर पॉइंट पे ना ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन, देखो ये है वेलोसिटी, दिस वेलोसिटी, फिर इस डायरेक्शन में अलग वेलोसिटी होगी, फिर हर डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना, हर थोड़ी देर पॉइंट पे, हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो कैसे वेलोसिटी? क्योंकि अपन ने पढ़ा है ना, वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है भाई, वेलोसिटी हैव मैग्नीट्यूड एंड हैव डायरेक्शन। मतलब वेलोसिटी जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, और जब वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होता है मतलब उसके पास एक पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होना चाहिए। बट यहां पे हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है, सो डायरेक्शन अगर चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी भी चेंज होगी। देयरफॉर वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, speed is constant but therefore velocity is not constant, और acceleration is also not constant। क्यों भाई acceleration not constant? क्योंकि acceleration is equal to velocity upon time, here velocity is not constant so acceleration is also not constant। यही होता है हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। when an object travel in circular path at uniform speed the object is said to be a uniform circular motion, and when an object travel in a circular path at non-uniform speed the object is said to have non-uniform circular motion। example of uniform circular motion देखा, the motion of satellite, the motion of planet around sun are the examples, ठीक है। so यार यहां पे होता है ये चैप्टर खत्म, पूरा का पूरा मोशन चैप्टर, जितना चीजें सिलेबस में बताया था वो सारे टॉपिक को मैंने यहां पे डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको चीजें समझ में आ गया। थोड़ा